आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है कल से यानी 22 फरवरी 2024 से, जो 12th वाले हैं यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, तो दोस्तों उनके लिए ये विशेष तौर पर वीडियो बनाई गई है। दोस्तों आपकी कहानियों में आती हैं पंचलाइट कहानी और लाठी कहानी, और एक और आती है बहादुर। तो दोस्तों ये तीन कहानी हर बार पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों इन तीनों कहानियों को हमने इसी वीडियो में एक ही वीडियो बनाई है तीनों कहानियों की। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं कि दोस्तों पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु। जो पंचलाइट कहानी है वो किसने लिखी है? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। तो दोस्तों इसका सारांश देख लेते हैं, इसका कथानक देख लेते हैं कि पंचलाइट कहानी का सारांश क्या होता है। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हेडिंग के जरिए आप हेडिंग बाय उसमें आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के पूरे पूरे चांसेज होते हैं। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या है। जो पंचलाइट कहानी है उसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो पेट्रोमैक्स यानी पंचलेट की खरीदारी, जो पेट्रोमैक्स है उसी को पंचलेट कहते हैं। तो उसकी खरीदारी की जाती है सबसे पहले। तो गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहती हैं। जो गांव हैं उसमें विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहती हैं। उन्हीं में से मेहतु टोली के पंचों ने, जो एक टोली है, उन्हीं उन्हीं टोलियों में से एक टोली है मेहतु टोली। तो मेहतु टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के द्वारा जमा पैसों से रामनवमी के मेले से इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा। क्या होता है कि जो गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां हैं अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहती हैं। तो उन्हीं में से एक मेहतो टोली होती है, उनके पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के द्वारा जमा पैसों से रामनवमी के मेले से इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा यानी पंचलाइट खरीदा। तो पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद बचे 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदी गई। यानी पेट्रोमैक्स खरीद लेते हैं, उसके बाद 10 रुपये बचते हैं तो उनसे क्या करते हैं? पूजा की सामग्री खरीद लेते हैं। तो पेट्रोमैक्स यानी पंचलेट को देखने के लिए टोले के सभी बालक, औरतें एवं मर्द इकट्ठे हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह इसके पूजा पाठ का प्रबंध करे। जो सरदार था मेहतो टोली का, उसने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि इसकी पूजा पाठ का प्रबंध करे। तो दोस्तों और देख लेते हैं। तो पंचलेट को जलाने की समस्या क्या होती है? पंचलेट तो आ जाती है गांव में, लेकिन उसे जलाने की समस्या पैदा हो जाती है। कोई जानता नहीं कि उसे जलाएं कैसे। तो मेहतो टोली के सभी जन यानी सभी लोग पंचलेट के आने से अत्यधिक उत्साहित हैं, यानी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। समस्या यह आ गई कि पंचलेट को जलाएगा कौन? यानी जो पंचलेट हम खरीद के तो ले आए, लेकिन इसको जलाने वाला कौन है? कौन जलाएगा इसको? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता था। तो मेहतो टोली के किसी भी घर में अभी तक डिबरी नहीं जलाई गई थी, यानी डिबरी भी नहीं जलाई गई। तो पंचलेट को जलाने की तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सभी पंचलेट की रोशनी को ही सभी ओर फैला हुआ देखना चाहते थे। तो पंचलेट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। जो पंचलेट को जलाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए जो लोग थे जो उस पंचलाइट को लाए थे उनके चेहरे उतर गए थे, उन पंचों के चेहरे उतर गए थे। तो राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे। जो दूसरी टोली थी गांव के राजपूतों की टोली, वह मजाक बनाने लगी। तो जिसे सबने धैर्यपूर्वक सहन किया, यानी वो कुछ भी कह रहे उसको सहन किया। तो इसके बावजूद क्या होता है? पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलेट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। यानी पंचों ने फैसला लिया कि दूसरी टोली की व्यक्ति की मदद से पंचलेट को नहीं जलाएंगे, चाहे वह बिना जला ही पड़ा रहे। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। आगे क्या होता है? टोली द्वारा दी गई सजा भुगत रहे गोधन की खोज। क्या होता है इसमें? टोली द्वारा गोधन को सजा दी जाती है। तो गोधन क्या है? गोधन जानता था पंचलाइट को जलाना। दोस्तों आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। जो गुलरी काकी है उसकी बेटी है मुनरी। तो मुनरी और गोधन का चक्कर चल रहा होता है, यानी दोनों आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम करती थी। और उसे पता था कि गोधन को पंचलेट जलाना आता है। ठीक है, जो मुनरी थी, किसकी? गुलरी काकी की बेटी मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था।
क्या होता है कि पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था, यानी अपनी समाज से अलग कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो मुनरी, जो गुलरी काकी की बेटी है मुनरी, तो मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को, और कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी। मुनरी क्या कहती है, मुनरी अपनी सहेली कनेली को बताती है, और कनेली उस बात को सरदार तक पहुंचा देती है कि गोदन पंचलेट जलाना जानता है। तो सभी पंचों ने सोच विचार कर अंत में निर्णय लिया कि गोदन को बुलाकर उसी से पंचलेट जलवाया जाए। तो क्या होता है, पंच बाद में फैसला लेते हैं कि गोदन को बुलाओ और पंचलेट जलवाने की कोशिश करो। ठीक है, तो गोदन द्वारा पंचलेट जलाना, इसमें क्या होता है, गोदन पंचलेट को जला देता है। तो सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से नहीं आने पर गोदन को मनाने गुलरी काकी गई। क्या होता है, सरदार छड़ीदार को भेजता है गोदन के पास कि गोदन पंचलेट को जलाने चलो। तो क्या होता है, गोदन नहीं आता है, तो गोदन को मनाने गुलरी काकी जाती है। कौन, जो उसकी सहेली होती है, यानी उसकी जो प्रेम करती थी मुंडरी, जो गुलरी काकी की लड़की है मुंडरी, तो मुंडरी की माँ जो गुलरी है वह उसे मनाकर ले आती है। तब गोदन ने आकर पंचलेट में तेल भरा और जलाने के लिए स्पिरिट मांगा। तो स्पिरिट के अभाव में उसने गरी, जो नारियल का तेल होता है, नारियल के तेल से ही पंचलेट को जला दिया। तो पंचलेट के जलते ही टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की और कीर्तन शुरू हो गया, यानी कीर्तन शुरू हो गया। ठीक है, क्या होता है, अब आगे और देख लेते हैं। पंचों द्वारा गोदन को माफ करना, इसमें क्या होता है, पंच गोदन को माफ कर देते हैं। पंचों द्वारा गोदन को माफ करना, तो गोदन ने जिस होशियारी से पंचलेट को जला दिया था उससे सभी प्रभावित हुए थे, यानी सभी प्रभावित हो गए थे। तो गोदन के प्रति सभी लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोदन ने सभी का दिल जीत लिया। तो मुनरी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोदन को देखा। तो सरदार ने गोदन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहा कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, यानी तुमने हमारी टोली की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ है, खूब गाओ सलीमा का गाना। किसने कहा, ये कहा था सरदार ने। तो अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। तो गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा और नजर मिलते ही लज्जा से मुनरी की पलकें झुक गईं। तो दोस्तों ये कहानी हो जाती है पंचलाइट, यानी पंचलाइट का सारांश हो जाता है, पंचलाइट की कथा वस्तु हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, क्योंकि ये हर वर्ष इस कहानी को पूछा जाता है। तो दोस्तों दूसरी कहानी की ओर रुख करते हैं। तो दूसरी कहानी है लाठी से जुड़ी। तो लाठी के लेखक कौन है, जो लाठी कहानी है वह शिवानी ने लिखी है। जो सुप्रसिद्ध लेखक हैं शिवानी, उन्होंने लाठी को लिखा है। ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से। तो लाठी कहानी में क्या होता है, कथानायक कप्तान जोशी की पत्नी को क्षय रोग हो जाना, यानी कथानायक कौन है, कप्तान जोशी, उनकी पत्नी है, उनको क्षय रोग हो जाना, यानी कि टीबी होती है, टीबी की बीमारी, उसी को क्षय रोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो कथानक कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। क्या होता है कि विवाह के तीसरे दिन ही कप्तान को युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ता है। जब विवाह उनका हो जाता है तो उसके तीसरे दिन, यानी कि 2 दिन बाद, वह घर को छोड़कर बसरा चले जाते हैं, यानी युद्ध के लिए, क्योंकि वह एक फौजी है ना, इसलिए। तब बानो सिर्फ 16 वर्ष की थी। तब बानो कितनी वर्ष की थी, केवल 16 वर्ष की थी। अपने पति की अनुपस्थिति में बानो ने 7-7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर की हौज बुने, पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5-5 शेर उदड़कर पीसकर बढ़िया बनाई। ठीक है, तो उसे मानसिक प्रताड़ना भी दी गई कि उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है और वह कभी नहीं आएगा, यानी कि झूठी अफवाहें उड़ाने लगे। जो घर के लोग हैं ना, उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया, और उन्होंने क्या कहा कि जापानियों द्वारा तुम्हारे पति को कैद कर लिया गया है, इसलिए वह कभी अब घर वापस नहीं आएगा। तो बानो इन सब कारणों से निरंतर घुलती रहती, यानी अंदर ही अंदर घुटती रहती, और क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ लेती है। क्या होता है, जब वो क्षय रोग से पीड़ित हो जाती है तो चारपाई पकड़ लेती है, असहाय हो जाती है। अब देख लेते हैं कप्तान का पत्नी के प्रति अगाध प्रेम। जो कप्तान है ना, उनका पत्नी के प्रति कितना अगाध प्रेम। तो कप्तान अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करता है,
जब वो 2 वर्ष बाद लौटकर घर आता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने बानो को क्षय रोग होने पर सैनिटोरियम भेज दिया है। कहाँ भेज दिया है? सैनिटोरियम भेज दिया है। वह दूसरे दिन ही वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने सुना दिए। क्या होता है, जब वह बानो को उसे देखकर जब बानो उसे देखती है तो बानो के आंसू निकल आते हैं। जो 2 साल में उसने यातनाएं झेली हैं उनका जिक्र वो अपने आंसुओं से कर देती है। तो कप्तान बाबू के भी आंसू निकल आते हैं। तो सेनेटोरियम के डॉक्टर द्वारा बानो की मौत नज़दीक आने की स्थिति में कमरा खाली करने का उसे नोटिस दे दिया जाता है। तो कप्तान ने भूमिका बनाते हुए बानो से कहा कि अब यहाँ मन नहीं लगता है, कल किसी और जगह चलेंगे। तो वह दिन रात अपनी पत्नी की सेवा में बिना कोई परहेज एवं सावधानी बरते लगा रहता था। तो यह कप्तान का पत्नी के प्रति अगाध प्रेम है। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं और क्या है आगे। तो बानो द्वारा आत्महत्या का प्रयास करना। जो बानो है कप्तान की बीवी, तो बानो समझ गई कि उसे भी सैनिटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है, जिसका अर्थ हुआ कि अब वह नहीं बचेगी। वह भी समझ जाती है कि सैनिटोरियम को छोड़ने का नोटिस मिल गया है। वह समझ जाती है कि वह अब नहीं बचेगी। कप्तान देर रात तक बानो को बहलाता रहा। कप्तान क्या करता है, देर रात तक बानो को बहलाता रहा, उससे अपना प्यार जताता रहा। जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई तो वह भी सोने चला जाता है। सुबह उठने पर बानो अपने पलंग पर नहीं मिली। कप्तान बाबू को वह अपने पलंग पर नहीं मिलती है। तो दूसरे दिन नदी घाट पर बानो की साड़ी मिली। कप्तान को क्या मिलती है? साड़ी मिलती है। तो कप्तान को जब लाश भी नहीं मिली तो उसने समझा बानो नदी में डूबकर मर गई। तो दोस्तों कप्तान क्या समझता है कि उसकी बानो मर गई। और देख लें आते आगे क्या होता है। तो लाठी के रूप में बानो का मिलन, यानी बानो का मिलना किसके रूप में? लाठी के रूप में। जब कप्तान को पूरा विश्वास हो गया कि बानो अब इस दुनिया में नहीं है तो घर वालों के जोर देने से उसने दूसरा विवाह कर लिया। तो दूसरी पत्नी प्रभा से उसे 2 बेटे एवं 1 बेटी हैं और वह भी कप्तान से अब मेजर हो गया है। उसकी पोस्टिंग यानी बढ़ गई है, प्रमोशन हो गया है, तो वह कप्तान से मेजर हो जाता है। तो लगभग 16 वर्ष बाद नैनीताल में वैष्णवियों के दल में उसे लाठी मिलती है, यानी कि उसकी बानो मिलती है, जो यथार्थ में बानो थी। अधेड़ वैष्णवियों के बीच बानो जब लाठी के रूप में मिलती है तो मेजर उसे पहचान लेता है। जो कप्तान से मेजर हो गया है, जो उसका पहले पति था, वह उसे पहचान लेता है अपनी पत्नी को। तो पता चलता है कि गुरु महाराज ने अपनी औषधियों से उसका क्षय रोग ठीक कर दिया था। उसे पता चलता है कि गुरु महाराज ने औषधियों से उसका जो क्षय रोग था वह ठीक हो चुका है। लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी स्मरण शक्ति और आवाज़ दोनों ही चली जाती हैं। अब न तो वह बोल पाती है और न ही उसे अपना अतीत याद है। वह वैष्णवियों के दल के साथ चली जाती है और मेजर स्वयं को पहले से अधिक बूढ़ा एवं खोखला महसूस करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं एक लाठी कहानी है, ये आपको झकझोर कर रख देगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं और बहुत ही मार्मिक कहानियाँ हैं। दोस्तों इन्हें अगर आप ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपको ये सुनने सुनने में ही याद हो जाती हैं। दोस्तों बहुत ही मार्मिक एवं बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है लाठी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है बहादुर कहानी। तो बहादुर कहानी में क्या होता है? बहादुर कहानी कहानी के लेखक हैं अमरकांत। कौन है जो बहादुर कहानी वह अमरकांत ने लिखी है? तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं इनके सारांश या कथा वस्तु। ठीक है, तो दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया। दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया। तो दिल बहादुर लगभग 12 से 13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। दिल बहादुर क्या है? जो 12 से 13 वर्ष का यानी 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली लड़का यानी नेपाल का रहने वाला है। तो जिसके पिता की मृत्यु किस में हो जाती है? युद्ध में हो जाती है। और उसकी माँ बहुत गुस्सैल स्वभाव की है। और उसकी माँ कैसी है? गुस्सैल स्वभाव की है। तो माँ की पिटाई की वजह से वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है। क्या होता है, जब उसे उसकी माँ पीटती है, रोजाना पीटती है, तो वह परेशान होकर वहाँ से भाग भाग जाता है और मीडियम वर्ग की फैमिली में नौकर बन जाता है। तो जहाँ गृहस्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता के साथ
उसके नाम से दिल शब्द हटाकर उसे सिर्फ बहादुर पुकारती है। क्या होता है, जब वहाँ की जो गृहस्वामिनी होती है निर्मला, वह बड़ी उदारता के साथ उसके नाम से दिल को हटा देती है, केवल उसे बहादुर बहादुर पुकारती है। अब स्वतंत्र दिल बहादुर नौकर बहादुर बन जाता है। क्या हो जाता है, बहादुर बन जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। तो परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर, बहादुर कैसा है, परिश्रमी है और हंसमुख है, यानी हंसकर काम करने वाला एक 12-13 वर्ष का लड़का है। तो बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता है बल्कि घर के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो उसके आने से परिवार के सभी सदस्य बड़े ही आराम तलबी एवं कामचोर या आलसी बन गए हैं। यानी कि वह बहुत ज़्यादा काम करता है, इसलिए परिवार वालों को कुछ काम करना नहीं पड़ता, इसलिए वह आलसी बन गए हैं, कामचोर बन गए हैं। तो इतना काम करने के बावजूद वह हमेशा हंसता रहता है। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह रात में सोते समय कोई न कोई गीत अवश्य गुनगुनाता है। जब उसके सोने का टाइम होता है तो वह गीत गुनगुनाता है, कोई न कोई गीत अवश्य गुनगुनाता है। क्या होता है, किशोर की बदतमीजी, किशोर की बदतमीजी, किशोर कौन है, किशोर जो गृहस्वामिनी है निर्मला उसका बेटा है। तो निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था, यानी उसका जो बड़ा लड़का था किशोर वह एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो शान शौकत तथा रोब से रहना पसंद करता था। तो उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। यदि बहादुर उसके काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो वह बहादुर को गालियां देता, छोटी छोटी गलती पर वह बहादुर को पीटता भी था। तो बहादुर पिटाई खाकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कामों में पूर्ववत जुट जाता, यानी पहले की तरह जुट जाता। ठीक है। तो एक दिन किशोर ने बहादुर को सूअर का बच्चा कह दिया। क्या कह दिया, किशोर ने सूअर का बच्चा कह दिया एक दिन, तो जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं आपका काम नहीं करूंगा। तो उसने लेखक के पूछने पर रोते हुए कहा कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या होता है कहानी में। तो निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप लगाना। तो धीरे धीरे निर्मला के व्यवहार में भी अंतर आने लगा, क्योंकि उसके बेटे से उसकी माँ पर भी इफेक्ट आने लगा। और अब उसने बहादुर के लिए रोटियां सेकनी बंद कर दी। वह भी बहादुर पर हाथ उठाने लगी। मारपीट एवं गालियों के कारण बहादुर से गलतियां एवं भूलें अधिक होने लगीं, क्योंकि उसका जो दिमाग था वह घूम चुका था। एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार अपने परिवार के साथ आए। चाय नाश्ते के बाद दौरान बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी ने अपने 11 रुपए घर में खो जाने की बात कही। जब रिश्तेदार आते हैं निर्मला के घर तो उसकी पत्नी 11 रुपए उसके रखे रहते हैं, तो वह क्या कहती है, मेरे 11 रुपए खो गए। जब वह जाती है तो उसे 11 रुपए नहीं मिलते। तो सभी ने बहादुर पर ही शक किया। किसने, सभी ने बहादुर पर शक किया कि बहादुर ने वो रुपए चुरा लिए। तो बहादुर के लगातार मना करने के बावजूद उसे डराया धमकाया एवं पीटा गया, क्योंकि बहादुर ने चुराए नहीं थे तो वह कबूलना उसके लिए बस में नहीं था। तो चूंकि बहादुर पर लगाया आरोप झूठा था, इसलिए वह लगातार इससे इनकार करता रहा। अंत में लेखक ने भी उसे पीटा। ठीक है। तो बहादुर के प्रति घर वालों का कटुतापूर्ण व्यवहार। तो बहादुर के प्रति घर वालों का कैसा व्यवहार है, कटुतापूर्ण, यानी बहुत खराब बर्ताव। तो इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। बहादुर भी बहुत ही खिन्न रहने लगा। अब उसके अंदर परिवार के लोगों के प्रति अपनापन नहीं रहा। अंदर से वह बड़ी बेचैनी एवं बंधन महसूस करता था। आगे देखते हैं जो लास्ट पैराग्राफ है, बहादुर का घर से भाग जाना। तो एक दिन क्या होता है, उसके हाथ से सिल छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। तो पिटाई के डर तथा लोगों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार से तंग आकर वो अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चला गया। वो अपना भी कोई सामान लेकर नहीं गया। निर्मला, उसके पति एवं किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। वे जानते थे कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराए थे। सभी बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। तो दोस्तों ये भी कहानी बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। बहादुर और लाटी
और दोस्तों हमने पंचलाइट कहानी, इन तीनों कहानियों के सारांश को यानी कथावस्तु को हमने देख लिया है, जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो दोस्तों हर बार इन कहानियों में से आपको एक या दो कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी, केवल आपको एक कहानियाँ लिखनी होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।